गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज पढ़ाने वाला हूं मैं आपको भोपाल रियासत। अब देखिए भोपाल रियासत में कौन सा महल किस राजा ने बनाया, भोपाल रियासत की किसने स्थापना की, भोपाल रियासत में कौन कौन से किले हैं और इस रियासत की क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, कितने राजाओं ने कितनी बेगमें हुई है, ठीक है, और कौन संस्थापक है। भोपाल रियासत के बारे में एक एक डाउट क्लियर करवाने वाला हूं आज मैं आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भोपाल रियासत। भोपाल रियासत का उदय कैसे हुआ, भोपाल रियासत किस प्रकार से बनी। तो देखिए भोपाल रियासत की बात करें तो सबसे पहले देखिए एक सैनिक था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। क्या नाम था दोस्तों, दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है। दोस्त मोहम्मद खान एक सैनिक था जो अफगानिस्तान का था। कहां का था ये, अफगानिस्तान का था दोस्तों। अब देखिए ये अफगानिस्तान का था और इसके पिता थे नूर मोहम्मद। कौन थे इसके पिता दोस्तों, नूर मोहम्मद इसके पिता थे, और ये अफगानिस्तान का था। अब देखिए 1704 में ये औरंगजेब की सेना में भर्ती हुआ। 1704 में दोस्त मोहम्मद किसकी सेना में भर्ती होता है दोस्तों, औरंगजेब की सेना में भर्ती होता है एक सैनिक के रूप में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, औरंगजेब का एक गवर्नर रहता है दारजी बेग। क्या नाम था दोस्तों उसका, दारजी बेग, ठीक है। दारजी बेग औरंगजेब का एक गवर्नर था जिसने क्या करा, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब दोस्त मोहम्मद को भेजता है। दोस्त मोहम्मद उस विद्रोह को बहुत सफलतापूर्वक दबाता है, ठीक है, उस विद्रोह का पतन करता है। दर्जी बेग उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है और दर्जी बेग का सेनापति उस युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर औरंगजेब दोस्त मोहम्मद को कुछ भूमि दे देता है। क्या करता है, इसको कुछ भूमि दे दी औरंगजेब ने। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब देखिए 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है फिर उसके बाद ये क्या करता है, दोस्त मोहम्मद मुगल सेना को छोड़ देता है, ठीक है, मुगल सेना को छोड़ दिया इसने। अब देखिए इसके बाद भोपाल के पास एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था मंगलगढ़। क्या नाम था दोस्तों, भोपाल के पास एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था मंगलगढ़। अब देखिए वहां के जो शासक थे जिनका नाम था आनंद सिंह सोलंकी। कौन थे वहां के राजा दोस्तों, आनंद सिंह सोलंकी कौन सी रियासत के राजा थे दोस्तों, तो मंगलगढ़ रियासत के राजा थे, एक छोटी सी रियासत थी। अब देखिए मंगलगढ़ के ऊपर आसपास के सभी राजा अटैक करने के लिए तैयार थे। अब ऐसे में मंगलगढ़ के राजा ने दोस्त मोहम्मद खान से सहायता मांगी, ठीक है। अब भैया मंगलगढ़ के जो राजा थे आनंद सिंह सोलंकी, ठीक है, इस समय तक दोस्त मोहम्मद पैसे लेकर सैनिक सेवा देने लगा, ठीक है। मतलब जो दोस्त मोहम्मद था उसने खुद की एक छोटी सी सेना बनाई और दोस्त मोहम्मद उन राजाओं की तरफ से लड़ने लगा जो उसे युद्ध लड़ने के लिए पैसे देते थे। तो मंगलगढ़ राज्य की सहायता, ठीक है, अब मंगलगढ़ राज्य की सहायता की दोस्त मोहम्मद ने, तो मंगलगढ़ के राजा आनंद सिंह सोलंकी का विश्वास पात्र बन गया दोस्त मोहम्मद। अब फिर क्या होता है, जो आनंद सिंह सोलंकी थे ये दिल्ली आते हैं। कहाँ आते दोस्तों, ये दिल्ली आते हैं और दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो गई दिल्ली में, आनंद सिंह सोलंकी की मृत्यु दिल्ली में हो जाती है, ठीक है। जब दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था आनंद सिंह सोलंकी का, ठीक है, और ये जब दिल्ली आते तो अपने राज्य का कार्यभार दोस्त मोहम्मद को सौंप कर आते हैं। दोस्त मोहम्मद को कार्यभार सौंप के रखा है। अब आनंद सिंह सोलंकी की माता थी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो मंगलगढ़ रियासत किसके अधीन हो गया, मंगलगढ़ रियासत दोस्त मोहम्मद के अधीन हो गया दोस्तों। मंगलगढ़ रियासत किसके अधीन हो गई, दोस्त मोहम्मद के अधीन हो जाती है। और ये भोपाल के पास में छोटी सी रियासत है।
अब दोस्त मोहम्मद के अधीन हो जाती है दोस्तों मंगलगढ़ रियासत। अब देखिए इसके बीच में दोस्त मोहम्मद क्या करता है, बेरसिया को जीत लेता है दोस्तों। किसको जीतता है? बेरसिया। ठीक है, बेरसिया या बेरसिया जो भोपाल के पास में, बेरसिया को किसने जीता? दोस्त मोहम्मद ने जीता। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से मेन कहानी स्टार्ट होती है। अब दोस्त मोहम्मद ने बेरसिया को जीत लिया। अब थोड़ा सा इसके बीच में ये अपना भोपाल राज्य कैसे स्थापित करेगा और इसकी नींव कैसे रखेगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा पहले चलना पड़ेगा। इसके पहले हम समझेंगे शाहजहां का शासनकाल था दोस्तों। किसका शासनकाल था? शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल था। अब देखिए अकबर के शासनकाल में दुर्गावती, रानी दुर्गावती गौड़ शासिका थी, तो उसके साम्राज्य को किसने कैप्चर कर लिया था? अकबर ने अधिकार कर लिया था उसके साम्राज्य का। फिर उसका उत्तराधिकारी जो शाहजहां रहता है, ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, तो शाहजहां के शासनकाल में भोपाल के आसपास गोंड साम्राज्य का उदय होने लगता है। कौन से साम्राज्य का उदय होने लगता है दोस्तों? गोंड साम्राज्य। ठीक है, अब देखिए गोंड साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा था दोस्तों? दो जगह ये गोंड राज्य थे। एक राज्य था गिन्नौरगढ़। क्या नाम था दोस्तों एक राज्य का? गिन्नौरगढ़। ठीक है, और एक राज्य का नाम था बाड़ी। ये दोनों राज्य गोंड राजवंश के राज्य। ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल में भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र में एक छोटा सा साम्राज्य उदय होने लगता है जिसका नाम था गोंड साम्राज्य। गोंड साम्राज्य दो पार्ट में डिवाइडेशन था, गिन्नौरगढ़ के गोंड और बाड़ी के गोंड। अब देखिए गिन्नौरगढ़ में जो शासन कर रहा था दोस्तों वो था निजाम शाह। ये गोंड राजा है। निजाम शाह कहाँ के राजा थे? गिन्नौरगढ़ के। अब देखिए निजाम शाह का भतीजा था दोस्तों चैन शाह, जो बाड़ी का शासक था। चैन शाह कहाँ का शासक था? तो बाड़ी का। अब चैन शाह जो था ना वो क्या करता है, गिन्नौरगढ़ साम्राज्य को हड़पना चाहता है। चैन शाह का प्लान है कि वो गिन्नौरगढ़ राज्य को जीत लेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है वो, जो निजाम शाह है इन्हें जहर दे देता है। क्या करेगा? ये जहर दे दिया इसे। चैन शाह ने निजाम शाह को जहर दिया जिसके कारण निजाम शाह की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए निजाम शाह की जो पत्नियां थी, 7 पत्नियां थी निजाम शाह की, जिसमें सबसे बड़ी जो पत्नी थी दोस्तों जिसका नाम था रानी कमलापति। जिसका नाम क्या था? रानी कमलापति थी। कमलापति इनमें सबसे योग्य रानी थी जो शासन करने योग्य थी। अब देखिए जेल दे दिया तो निजाम शाह मर जाते। अब जो चैन शाह था वो गिन्नौरगढ़ पर कभी भी अटैक कर सकता है। अब रानी कमलापति के सामने दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो वो क्या करें कि चैन शाह के सामने आत्मसमर्पण कर दे या किसी बाहरी राजा से सहायता लेकर चैन शाह को हरवा दे। तो अब देखिए रानी कमलापति किसके पास जाती है? दोस्त मोहम्मद के पास। अब किसके पास जाएगी रानी कमलापति? दोस्त मोहम्मद के पास जाएगी। अब दोस्त मोहम्मद जो भैया था ये पैसे लेकर सैनिक सहायता करता है। तो यहाँ पर रानी कमलापति और दोस्त मोहम्मद दोनों के बीच में एक संधि होती जिसके तहत 1 लाख रुपए, कितने दोस्तों? 1 लाख रुपए में रानी कमलापति की तरफ से युद्ध कौन लड़ेगा? दोस्त मोहम्मद युद्ध लड़ेगा। 1 लाख रुपए देगी रानी कमलापति दोस्त मोहम्मद को युद्ध लड़ने के लिए। अब दोस्त मोहम्मद युद्ध लड़ा और चैन शाह को हरा दिया। दोस्त मोहम्मद ने किसको हरा दिया? चैन शाह को हरा दिया। अब रानी कमलापति 1 लाख रुपए जो संधि या समझौता हुआ था कि युद्ध लड़ेंगे तो 1 लाख रुपए का डोनेशन मिलेगा। अब ये इतना अमाउंट रानी कमलापति नहीं दे पाती। किसको? दोस्त मोहम्मद को। जब दोस्त मोहम्मद को इतना अमाउंट नहीं दे पाती तो रानी कमलापति भोपाल क्षेत्र किसको दे देगी दोस्तों? जो भोपाल था ये किसको दे दिया? रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद को दे दिया। मतलब अब भोपाल रियासत की नींव रखी जाएगी। तो भोपाल क्षेत्र किसको मिल गया? रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद को दे दिया। अब भोपाल का नवाब बनेगा कौन? दोस्त मोहम्मद। अब देखिए ये जो घटना घटती दोस्तों 1724 में थी। कब की बात है? 1724 में। 1724 में भोपाल किसको मिला था? दोस्त मोहम्मद। अब दोस्त मोहम्मद को भोपाल ले जाता है। अब भोपाल की पुनः स्थापना कौन करता है? ये क्वेश्चन कई बार आता है दोस्तों। भोपाल की पुनः स्थापना किसने की? तो दोस्त मोहम्मद ने की। ये पिछली बार भी पीएससी प्री में पूछा गया है। पुनः स्थापना किसने किसकी? भोपाल की।
भोपाल की पुनः स्थापना कौन करता है? दोस्त मोहम्मद। अब देखिए दोस्तों, दोस्त मोहम्मद ने भोपाल की पुनः स्थापना कर दी। अब दोस्त मोहम्मद जो था ये फतेहगढ़ बाला का किला बनाता है। कौन सा किला बनाता है दोस्तों? फतेहगढ़ बाला का किला। ठीक है, फतेह बीबी इसकी पत्नी थी दोस्त मोहम्मद की, तो उसी के नाम पर फतेहगढ़ बाला का एक किला बना है। ठीक है, जो भोपाल के पास में स्थित है। ठीक है, अब देखिए फतेहगढ़ बाला का किला बना है इसने, और इसने इस्लामगढ़ की नींव रखी। क्या करा है दोस्तों? भोपाल के पास में इस्लामगढ़ की नींव रखी इसने, किसने? दोस्त मोहम्मद, और भोपाल की पुनः स्थापना की। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो दोस्त मोहम्मद रहता है दोस्तों, ये 1726 में मर जाता है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है दोस्त मोहम्मद की? 1726 में दोस्त मोहम्मद मर गया। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से दोस्त मोहम्मद ने भोपाल रियासत की स्थापना की। इस प्रकार से भोपाल रियासत का उदय हुआ। स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर इसके बाद इसके उत्तराधिकारी की बात करेंगे, तो इसका उत्तराधिकारी होगा दोस्तों यार मोहम्मद। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो कमेंट जरूर करें दोस्तों। देखिए अब इसके बाद इसके दो पुत्र थे। ठीक है, दोस्त मोहम्मद के कितने पुत्र थे दोस्तों? दोस्त मोहम्मद के दो पुत्र। ठीक है, दोस्त मोहम्मद के दो पुत्र। ठीक है, जिसमें से एक पुत्र का नाम था यार मोहम्मद। ठीक है, जो बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था? यार मोहम्मद। और इसका जो छोटा बेटा था दोस्तों, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद। क्या नाम था छोटे बेटे का? सुल्तान मोहम्मद। और बड़े बेटे का क्या नाम था दोस्तों? यार मोहम्मद। अब देखिए जो यार मोहम्मद था, जो बड़ा बेटा यार मोहम्मद था, ये हैदराबाद में था। कहां पर था? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद के नवाब के यहाँ था। और सुल्तान मोहम्मद उस समय कहां पर था? तो भोपाल में था। कहां पर था सुल्तान मोहम्मद दोस्तों? उस समय भोपाल में था। ठीक है, जब 1726 में दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, तो दोस्त मोहम्मद के मंत्री किसको सुल्तान बनवा देते हैं? सुल्तान मोहम्मद को राजा बना दिया। ठीक है, नवाब बना दिया सुल्तान मोहम्मद को। परंतु जो हैदराबाद का नवाब रहता है वो यार मोहम्मद को नवाब बनाकर भोपाल भेजता है। ठीक है, नवाब की पोशाक से भोपाल भेजा यार मोहम्मद को। तो ये जो सुल्तान मोहम्मद था ये क्या करेगा? ये गद्दी को छोड़ देगा, राज सिंहासन इसने छोड़ दिया। राज सिंहासन किसको सौंप देगा? वो यार मोहम्मद को सौंप देगा। और सुल्तान मोहम्मद को यार मोहम्मद क्या करेगा? उसको जागीर दे देगा। ठीक है, जागीर दे दी। अब शासक कौन बन गया? यार मोहम्मद। अब देखिए यार मोहम्मद क्या करता है? यार मोहम्मद अपनी राजधानी इस्लामगढ़ को बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है? यार मोहम्मद ने राजधानी किसको बनाई? इस्लामगढ़ को राजधानी बनाई, और इस्लामगढ़ का किला बनाया। किसने बनाया? यार मोहम्मद ने। यार मोहम्मद का ये महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, इसने राजधानी बनाई इस्लामगढ़ को, और इस्लामगढ़ को इसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अब देखिए इसका जो शासनकाल रहता है यार मोहम्मद का, इसका रहता है 1726 से 1742 तक। इतने समय तक शासन करता है। कौन शासन करता है? यार मोहम्मद। अब देखिए यार मोहम्मद के बाद इसका बेटा नवाब बनता है, जिसका नाम था फैज मोहम्मद। क्या नाम था इसके बेटे का? फैज मोहम्मद। अब देखिए फैज मोहम्मद यार मोहम्मद का बेटा है। ठीक है, इसका पुत्र फैज मोहम्मद का शासनकाल रहता है दोस्तों 1742 से 1777 तक। ठीक है, 777 तक शासन कौन कर रहा है? ग्वालियर पर भोपाल पर फैज मोहम्मद। अब देखिए फैज मोहम्मद जो था एक बहुत उदार शासक था। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। ठीक है, ये बहुत उदार था, भेदभाव नहीं करता था। ठीक है, मतलब ये एक उदार शासक था फैज मोहम्मद। अब देखिए फैज मोहम्मद जो शासक था, जब ये राजा बनता है, ठीक है, फैज मोहम्मद जब राजा बनता है तो इसके चाचा फैज मोहम्मद के चाचा कौन थे? सुल्तान मोहम्मद, जिन्हें जागीर दे दी गई थी वो विद्रोह कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ये फैज मोहम्मद ने विद्रोह किया। ठीक है, अब देखिए सुल्तान मोहम्मद ने विद्रोह कर दिया जब फैज मोहम्मद नवाब बना। जब फैज मोहम्मद नवाब बनता है तो फैज मोहम्मद के चाचा सुल्तान मोहम्मद थे, सुल्तान मोहम्मद ने विद्रोह किया। अब देखिए यार मोहम्मद की जो पत्नी थी दोस्तों माजी मां मोल्ला, क्या नाम था इसकी? मतलब यार मोहम्मद की वाइफ का माजी मां मोल्ला।
यार मोहम्मद की वाइफ थी, ठीक है। और माजिमा मोल्ला का फैज मोहम्मद सौतेला बेटा था, ठीक है। अब देखिए जब सुल्तान मोहम्मद ने विद्रोह किया तो माजिमा मोल्ला इसे सुल्तान मोहम्मद को राहतगढ़ की जागीर दिलवा देती है। क्या करती है? राहतगढ़ की जागीर इसको मिल जाती है सुल्तान मोहम्मद को, और सुल्तान मोहम्मद संतुष्ट हो जाता है, विद्रोह बंद कर देता है, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या होता है, जो फैज मोहम्मद था इसकी कोई संतान नहीं थी, ठीक है। फैज मोहम्मद की कोई संतान नहीं रहती है। अब देखिए फैज मोहम्मद की कोई संतान नहीं रहती है तो यार मोहम्मद का एक बेटा और था, ठीक है, जो माजिमा मोल्ला का बेटा था, ठीक है, और जिसका नाम था दोस्तों हयात मोहम्मद खान। क्या नाम था जिसका? नवाब हयात मोहम्मद खान, ठीक है। हयात मोहम्मद खान अगला सुल्तान बनता है दोस्तों। नवाब हयात मोहम्मद खान का शासन रहता है 1778 से 1808 तक। कौन शासन करता है? नवाब हयात मोहम्मद खान। अब देखिए नवाब हयात मोहम्मद खान की माता माजिमा मोल्ला थी और ये शासन करता है अब तक, तो 1778 से 1808 तक इसने शासन किया। अब देखिए और ये जो था ना, ये इसने छोटे खां को गोद लिया, इसको गोद लिया दोस्तों, इसने छोटे खां को गोद लिया, छोटे खां को गोद लिया और इसे ही क्या बनाया इसने? अपना प्रधानमंत्री बनाया। छोटे खां को गोद लिया और उसी को क्या बनाता है? प्रधानमंत्री। और ये भी एक उदार शासन था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए यार मोहम्मद हैदराबाद में था और ये शासक बनकर आता है भोपाल। तो इस समय राज्याभिषेक इसका हो जाता है सुल्तान मोहम्मद का, जो इसका छोटा भाई था, ठीक है। 1776 में जब ये आता है इसे गद्दी से हट जाता है और किसको शासक बना देगा? नवाब बना देगा यार मोहम्मद को। यार मोहम्मद इसे जागीर दे देता है, ठीक है। फिर इसके बाद यार मोहम्मद इस्लामगढ़ की नींव रखता है उसको, ठीक है, और वहीं पर इस्लामगढ़ का किला बनाता है, इस्लामगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाया। और इसका शासनकाल रहेगा इस्लाम मोहम्मद का 1726 से 1742 तक। इसके बाद देखिए अगला शासक बनेगा नवाब फैज मोहम्मद खान, ठीक है। नवाब फैज मोहम्मद खान जो था एक महत्वपूर्ण शासक रहा है दोस्तों। अब इसका शासनकाल 1742 से 1773 तक। अब देखिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है और इसके शासनकाल में फैज मोहम्मद के शासनकाल में उसके चाचा सुल्तान मोहम्मद विद्रोह करते हैं, तो ये अपनी सौतेली मां माजिमा मोल्ला के कहने पर राहतगढ़ की जाके सुल्तान मोहम्मद को दे देता है। सुल्तान मोहम्मद संतुष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए अगला जो नवाब बनता है नवाब हयात मोहम्मद खान 1778 से 1808 तक, ठीक है, ये शासक बना। अब ये छोटे खां को गोद लेता है और उन्हें प्रधानमंत्री बनाता है और ये भी एक उदार शासक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद अगला शासक बनता है नवाब गोश मोहम्मद खान, ठीक, करते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला शासक कौन बना दोस्तों? भोपाल का। भोपाल का अगला शासक है दोस्तों, भोपाल का जो नया शासक बना है नवाब गोश मोहम्मद खान। कौन बनता है दोस्तों? नवाब गोश मोहम्मद खान। नवाब गोश मोहम्मद खान शासक बना। अब देखिए नवाब गोश मोहम्मद खान एक नाम मात्र का शासक था, ठीक है। इसके शासनकाल में वजीर मोहम्मद पूरा शासन की बागडोर संभालता था। कौन संभालता दोस्तों पूरे शासन की बागडोर? वजीर मोहम्मद, जो इसका भाई था। इसका छोटा भाई कौन था? वजीर मोहम्मद, जो शासन की पूरी बागडोर संभालता है। अब देखिए इसके शासनकाल में नवाब गोश मोहम्मद के शासनकाल में पिंडारी और मराठाओं के आक्रमण, पिंडारी और मराठाओं के आक्रमण भोपाल पर होते हैं। तो जो वजीर मोहम्मद था दोस्तों, तो वजीर मोहम्मद इसे कहां भेज देता है? रायसेन भेज देता है। वजीर मोहम्मद गोश मोहम्मद को रायसेन भेज देता है और पूरा साम्राज्य किसके अंडर में आ जाता है? तो वजीर मोहम्मद के अंडर में आ जाता है दोस्तों। वजीर मोहम्मद शासक बन जाता है पूर्ण रूप से। अब देखिए वजीर मोहम्मद गोश मोहम्मद अपने बड़े भाई की मृत्यु के पहले ही वजीर मोहम्मद भी मर जाता है। वजीर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो वजीर मोहम्मद का बेटा था नजर मोहम्मद, कौन था बेटा दोस्तों? नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद खान इसका बेटा था, जो भोपाल का राजा था। नजर मोहम्मद खान भोपाल का नवाब बना और नजर मोहम्मद खान का शासन था दोस्तों 1816 से 1819।
इसका शासन रहता है। अब देखिए अभी भी गोश मोहम्मद खान जिंदा है, ठीक है। अब गोश मोहम्मद खान क्या करेगा, जो गोश मोहम्मद खान था इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था गोहर बेगम। क्या नाम था दोस्तों, गोहर बेगम, ठीक है। नवाब गोश मोहम्मद की बेटी कौन थी, गोहर बेगम या कुदशिया बेगम। क्या नाम इनका है, कुदशिया बेगम, ठीक है। गोहर बेगम या कुदशिया बेगम का विवाह नजर मोहम्मद से कर देता है। किससे विवाह कर देता है, नजर मोहम्मद से। अब देखिए इसके बाद 1819 में कौन मर जाता है, नजर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। नजर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और भोपाल में, ठीक है, भोपाल में नई व्यवस्था स्टार्ट होगी। अब देखिए यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पहले नजर मोहम्मद क्या करता है, 1818 में अंग्रेजों से एक संधि करता है। किससे संधि करता है दोस्तों, 1818 में अंग्रेजों से संधि करता है नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद कहता है कि मेरी मृत्यु के बाद भोपाल का शासन उसी का वंशज बनेगा, ठीक है। तो यहीं पर ये कंडीशन आती। तो फिर इसके बाद अगली शासिका कौन बनेगी, गोहर बेगम, ठीक है। गोहर बेगम अगली शासिका बनेगी दोस्तों भोपाल की। और यहीं से महिला शासन की शुरुआत होती है, ठीक है। गोहर बेगम शासक बनती है और भोपाल में क्या होगा, महिला शासन की शुरुआत होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे गोहर बेगम। गोहर बेगम बहुत महत्वपूर्ण है, उनके द्वारा कई महल वगैरह का निर्माण किया गया है दोस्तों भोपाल में, ठीक है। तो अगला शासक कौन बनेगा, गोहर बेगम, ठीक है। अगली शासिका कौन बनेगी भोपाल की, गोहर बेगम। गोहर बेगम या कुदशिया बेगम, कौन है, कुदशिया बेगम या गोहर बेगम, ठीक है। गोहर बेगम गोश मोहम्मद की पुत्री थी, ठीक है। किसकी पुत्री थी दोस्तों, गोहर बेगम गोश मोहम्मद की पुत्री थी और नजर मोहम्मद की वाइफ थी, ठीक है। अब देखिए गोहर बेगम क्या बनाती है भोपाल में, गोहर महल बनाती। क्या बनाती है भोपाल में, गोहर बेगम ने भोपाल में गोहर महल बनाया दोस्तों। गोहर बेगम ने गोहर महल बनाया भोपाल में। इसके बाद देखिए इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया, पर्दा प्रथा को त्याग दिया, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसने भोपाल में पानी के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था की। पानी के लिए क्या बिछाई, पाइपलाइन। भोपाल में पानी के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था की इसने। इसके बाद देखिए इसने भोपाल के हज यात्रियों के लिए, भोपाल के जो हज यात्री थे उनके लिए मक्का में इमारतें बनवाई, सराय बनाई, ठीक है। कहां पर, मक्का में सराय बनाई। गोहर बेगम ने मक्का में सराय बनाई भोपाल के हज यात्रियों के लिए। और इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण किया दोस्तों। किस मस्जिद का निर्माण किया था इन्होंने, जामा मस्जिद का निर्माण किया। भोपाल की जामा मस्जिद किसने बनाई थी, तो कुदशिया या गोहर बेगम ने बनाई थी। और इन्होंने भोपाल के यात्रियों के लिए क्या करा, तो मक्का में सराय का निर्माण करवाया। इसके बाद देखिए दोस्तों इनका उत्तराधिकारी बना और गोहर बेगम का शासनकाल रहता है 1818 से 1837 तक। कब तक रहता है, 1818 से 1837 तक, ठीक है। ये इनका शासनकाल रहा है। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बनेगा दोस्तों जहांगीर मोहम्मद खान। कौन बनेगा, जहांगीर मोहम्मद खान। इनका उत्तराधिकारी कौन बना, जहांगीर मोहम्मद खान। अब जहांगीर मोहम्मद खान का शासनकाल रहता है 1837 से 1844 तक। भोपाल पर शासन किया जहांगीर मोहम्मद खान ने 1837 से 1844 तक। अब देखिए ये क्या करेंगे भैया, तो ये जहांगीराबाद बनाए, नगर की स्थापना की उन्होंने। किस नगर की स्थापना की उन्होंने, जहांगीराबाद नगर की स्थापना की, जहांगीराबाद, ठीक है। इन्होंने नगर बसाया और इन्होंने, ठीक है। और इनकी बुंदेल विद्रोह के समय इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कौन से विद्रोह के समय इनकी मृत्यु हो गई, बुंदेल विद्रोह के समय इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जहांगीराबाद नगर बसाते हैं, ठीक है। बुंदेल विद्रोह हुआ था 1843 से, ठीक है, स्टार्ट होता। तो उस विद्रोह को दबाने में इनकी मृत्यु हो जाती है और जहांगीराबाद नगर की उन्होंने स्थापना की। अब देखिए इसके बाद अगली महिला शासिका बनेगी जिनका नाम है सिकंदर जहां बेगम। कौन बनेगी दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे चाहे तो। अगली शासिका मुस्लिम शासिका कौन बनी, अगली मुस्लिम शासिका है दोस्तों नवाब सिकंदर जहां बेगम। कौन बनेगी अगली शासिका, नवाब सिकंदर जहां बेगम। अब देखिए नवाब सिकंदर जहां बेगम का शासन था
1847 से 1844 से 1868 तक इनका शासन था। नवाब सिकंदर जहां बेगम का, इन्होंने भैया भोपाल में मोती महल और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या बनाया इन्होंने? भोपाल में मोती महल और मोती मस्जिद। ठीक है, देखिए नवाब सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल में कौन सी इमारतें बनवाई? तो मोती महल बनाया और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, अब देखिए इनके शासनकाल को भोपाल रियासत का स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ठीक है, सिकंदर जहां बेगम के शासनकाल को भोपाल के स्वर्ण युग कहा जाता है इनके शासनकाल को। अब देखिए इन्हीं के शासनकाल में 1857 की क्रांति होती है। कौन सी क्रांति होती है दोस्तों? 1857 की क्रांति होती है। और 1857 की क्रांति में ये किसका साथ देती है? तो 1857 की क्रांति में बेगम अंग्रेजों का साथ देती है दोस्तों। ठीक है, नवाब सिकंदर जहां बेगम ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया और इनका शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है भोपाल को, और मोती मस्जिद और मोती महल बनवाया। अब देखिए इनके शासनकाल में भोपाल रियासत में इनके शासनकाल में भोपाल रियासत में विद्रोह हुआ था, जिनका नाम था विद्रोही, जिन्होंने विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में दोस्तों, आदिल मोहम्मद। ठीक है, आदिल मोहम्मद और फाजिल मोहम्मद, ये दो विद्रोही थे, आदिल मोहम्मद और फाजिल मोहम्मद। ठीक है, ये दोनों ने विद्रोह किया था भोपाल रियासत में दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने भोपाल रियासत में विद्रोह किया और इन दोनों ने मिलकर राहतगढ़ और सीहोर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं 1857 की क्रांति के, जिन्हें बाद में फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका शासनकाल स्वर्णिम युग कहलाता है और इन्होंने भोपाल में हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग अस्पताल बनवाए। क्या बनाए दोस्तों? भोपाल में हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग अस्पताल का निर्माण करवाया। भोपाल में हिंदू और मुस्लिमों के लिए इन्होंने अलग अलग अस्पताल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। इसके बाद देखिए इन्होंने महिला शिक्षा पर बल दिया, महिला शिक्षा के लिए भी बल दिया। ठीक है, स्कूल वगैरह की व्यवस्था के लिए जहांगीर बेगम। अब देखिए इसके बाद अगली शासिका बनती है इनकी पुत्री शाहजहां बेगम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं शाहजहां बेगम दोस्तों। अगली शासिका कौन बनेगी? शाहजहां बेगम। ठीक है, अगली शासिका है शाहजहां बेगम। ठीक है, शाहजहां बेगम भोपाल की अगली शासिका बनी शाहजहां बेगम। अब देखिए इनका शासनकाल रहेगा 1868 से 1901 तक। 1868 से 1901 तक इसका शासनकाल भोपाल में शाहजहां बेगम का। ठीक है, इन्होंने भू राजस्व सुधार पर काम किया। किस पर काम किया? भू राजस्व सुधार पर काम किया दोस्तों इन्होंने। ठीक है, शाहजहां बेगम ने भू राजस्व सुधार पर कार्य किया और इनके शासनकाल में भोपाल में पहली बार जनगणना होती है। क्या हुआ था? इनके शासनकाल में भोपाल में पहली बार जनगणना की जाती है। फिर इसके बाद देखिए ये ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाती। कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया? ताजुल मस्जिद। और इन्होंने पूरा करवा दिया ताजुल मस्जिद का निर्माण। और इनके शासनकाल में ताजमहल बनाया जाता है भोपाल में। क्या बनाया जाता है? शाहजहां बेगम के शासनकाल में भोपाल में ताजमहल बनाया जाता है, ताजुल मस्जिद बनाई इन्होंने, जनगणना इनके शासनकाल में। और 1868 से 1901 के शासनकाल में उन्होंने भू राजस्व सुधार के लिए काम किया। ठीक है, और इनके शासनकाल में इटारसी, भोपाल से इटारसी के बीच में रेल लाइन बनी। भोपाल और इटारसी के बीच में रेलवे लाइन बनी। ठीक है, तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है भोपाल के विकास में। अब देखिए इन्होंने महिलाओं के लिए लेडी लैंसडाउन विद्यालय की स्थापना की। महिला एजुकेशन के लिए लेडी लैंसडाउन स्कूल बनाया और पुरुषों की शिक्षा के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स की स्थापना की। इन्होंने अस्पताल बनाया था। महिलाओं के इलाज के लिए लेडी लैंसडाउन हॉस्पिटल बनाया और पुरुषों के इलाज के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल की स्थापना की। प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल बनाया था इन्होंने। ये महिलाओं के लिए लेडी लैंसडाउन हॉस्पिटल और पुरुषों के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल की व्यवस्था की थी। इसके बाद दोस्तों अगले सुल्तान बनते हैं
सुल्तान जहां बेगम। अगली महिला शासिका कौन रहेगी? सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, अगली मुस्लिम महिला शासिका होगी सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, कौन है दोस्तों अगली? सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम ये अगली मुस्लिम शासिका होगी और इनका शासनकाल रहता है दोस्तों 1901 से 1926 तक। 1901 से 1926 तक इन्होंने शासन किया भोपाल का। अब देखिए इनके शासनकाल में भोपाल में आधुनिक युग की शुरुआत होती है। भोपाल के आधुनिक युग की शुरुआत सुल्तान जहां बेगम के शासनकाल में भोपाल में स्टार्ट होता है। अब देखिए इसके बाद ये औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है। भोपाल में क्या करती है? औद्योगिकरण। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह शुगर में डलवाते हैं। ठीक है, और कपड़ा वस्त्र डलवाते हैं भोपाल में। तो भोपाल में औद्योगिकरण की शुरुआत होती है। अब देखिए दोस्तों इनका पुत्र था जो नवाब हमीदुल्लाह। कौन था? इनका पुत्र नवाब हमीदुल्लाह जो अंतिम नवाब रहेंगे भोपाल के। कौन थे नवाब यहाँ के? नवाब हमीदुल्लाह। इनका शासनकाल रहेगा दोस्तों 1926 से 1949 तक। ठीक है, फिर इसके बाद इसका विलय हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्या करा था दोस्तों? ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी भोपाल में। और यहाँ पर कौन कौन सी इमारतों का संरक्षण किया गया था इस विभाग के द्वारा दोस्तों? तो बौद्ध स्तूप। कौन से? बौद्ध स्तूप सांची के। ठीक है, फिर इसके बाद जो भोजपुर शिव मंदिर है। ठीक है, भोजपुर शिव मंदिर और इसके बाद इस्लामगढ़ का किला। ठीक है, इनका संरक्षण किया गया। ठीक है, पुरातत्व विभाग भोपाल पुरातत्व विभाग के द्वारा। ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी इन्होंने। इसके बाद देखिए इन्हीं के शासनकाल में इनका संरक्षण हुआ और इन्हीं के शासनकाल में देखिए भोपाल में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? प्रजामंडल की स्थापना हुई इन्हीं के शासनकाल में 1638। अब देखिए प्रजामंडल की जो स्थापना की थी दोस्तों, इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, साकिर अली खान। साकिर अली खान कौन थे भैया? साकिर अली खान ने इसकी स्थापना की थी प्रजामंडल की। सॉरी, और इसके जो सचिव थे वो थे चतुर नारायण मालवीय। कौन थे सचिव? चतुर नारायण मालवीय। ठीक है, चतुर नारायण मालवीय को प्रजामंडल का सचिव बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 30 अप्रैल 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने से पहले इन्होंने मई 1948 में भोपाल में मंत्रिमंडल बनाया। दोस्तों क्या बनाया था इन्होंने? भोपाल में मंत्रिमंडल बनाया और मंत्रिमंडल में चतुर नारायण मालवीय को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कौन थे इनके प्रधानमंत्री? जो मई 1948 में इन्होंने मंत्रिमंडल बनाया, चतुर नारायण मालवीय। ठीक है, अब देखिए इन्होंने प्रधानमंत्री तो बना दिया पर इनका विरोध होने लग जाता है राज्य में और मजबूर होकर इन्हें भारत में मर्ज करना पड़ता है इस रियासत को। तो 30 अप्रैल 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं और विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। और 1 जून 1949 को इसका मर्ज कर दिया जाएगा। 1 जून 1949 को इसका विलय हो गया भोपाल रियासत का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा इसके बाद जो नवाब बनता है, ठीक है, इनकी 2 बेटियां थी। ठीक है, नवाब हमीदुल्लाह की कितनी बेटियां थी दोस्तों? तो 2 बेटियां थी नवाब हमीदुल्लाह की। देखिए नवाब हमीदुल्लाह की 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था आविदा बेगम। ठीक है, आविदा बेगम बड़ी थी, ये बड़ी लड़की थी नवाब हमीदुल्लाह की। और जो छोटी लड़की थी दोस्तों इनकी, उसका नाम था साजिदा बेगम। क्या था? साजिदा बेगम। बड़ी का नाम आविदा बेगम और छोटी का नाम साजिदा बेगम। तो दिल्ली की नवाब जो बनी थी, भोपाल की जो नवाब बनी थी दोस्तों, आविदा बेगम को नवाब बनाया गया था। परंतु ये भोपाल को छोड़कर कहां चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। तो
तो फिर साजिदा बेगम भोपाल की नवाब बनती है और इनका विवाह नवाब पटौदी खान से होता है, ठीक है। सैफ अली खान वगैरह इन्हीं के वंशज, ठीक है। सैफ अली खान की मदर, ठीक है, साजिदा खान, ठीक है, नवाब पटौदी खान की वाइफ, ठीक है। और साजिदा बेगम भोपाल की नवाब है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो जो रानी कमलापति स्टेशन है दोस्तों, वो पहले शाहपुर गांव में था। कहां पर था? उसका नाम पहले क्या था? शाहपुर गांव था। और ये जो स्टेशन बना था दोस्तों, ये 1905 में बनाया गया था। शाहपुर स्टेशन कब बना था? जिसका नाम अभी कमलापति हो गया। अब देखिए 1969 में इस स्टेशन के विस्तार के लिए नवाब इसको अपनी जमीन दान में दी, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है हबीबगंज। हबीबुल्लाह ने जो अपनी भूमि दान में दी, जिसके कारण इसका नाम क्या हो जाता है? हबीबगंज। फिर बाद में अभी बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति। रानी कमलापति इस स्टेशन का नाम कर दिया गया है दोस्तों। देखिए ये आपका भोपाल रियासत हो गया दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।